एनसीईआरटी पेज नंबर 116 एग्जांपल नंबर 14। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। पेज नंबर 116 एग्जांपल नंबर 14। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है इसमें डिटरमिनेंट है b प्लस सी और इधर है b और c, पहला कॉलम। दूसरे कॉलम में a c प्लस ए और c। तीसरा कॉलम a b और a प्लस बी इज इक्वल टू 4abc। ये चीज प्रूव करनी है। हमने हमेशा इसमें एक तरीका आपको याद रखने के लिए आपको बोला है कि इसमें जो कभी भी मेरे को कोई रो दे रखी हो या कोई कॉलम दे रखा हो, अगर मान लीजिए मुझे किसी भी रो के अलाउंग एक्सपेंड करना है या किसी भी कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड करना है, तो मैं उसमें ये कोशिश करूंगा कि कोई दो एलिमेंट्स को मैं जीरो बना दूं। ठीक है, ये मेरी इसमें कोशिश रहेगी बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें जरूरी नहीं है कि कोई दो एलिमेंट्स जीरो बन पाए। ठीक है, उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये है। हालांकि हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर मान लीजिए कोई एक एलिमेंट भी जीरो बन जाए किसी रो का, और किसी दूसरी रो या किसी दूसरे कॉलम का एक एलिमेंट जीरो बन जाए, तो फिर मैं उसको आगे एक्सपैंड कर दूंगा। देखिए सीधा भी अगर एक्सपैंड करेंगे तो भी रिजल्ट तो यही आएगा 4abc, लेकिन प्रॉपर्टीज यूज करके हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी एक रो का या किसी एक कॉलम का कोई एक एलिमेंट भी जीरो बन जाता है, तो एक डिटर्मिनेंट तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स जीरो बन जाएं। ठीक है, अब जरा देखिएगा कैसे करते हैं। यहाँ पर एक चीज बिल्कुल साफ समझ में आती है कि देखो यहाँ पर दे रखा है b प्लस सी और यहाँ है b और c। अगर मैं इन दोनों को मतलब r1 और r2 और r3 इन दोनों रोज को ऐड कर दूं, तो एक तरफ तो b प्लस सी बन जाएगा और इधर भी b प्लस सी है। फिर जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट में से इस b प्लस सी को सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब b प्लस सी में से अगर b प्लस सी को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो एक एलिमेंट हमारा जीरो बन जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, और इसको एक साथ भी करा जा सकता है और अलग अलग भी करा जा सकता है। देखिए कैसे, यहां पर मैं बोलूंगा कि अप्लाई r1 इज इक्वल टू r1 माइनस r2 प्लस r3। ऐसे कर सकते हैं कि r1 में से ये जो r1 है रो 1, इसमें से मुझे r2 प्लस r3 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। समझ रहे हैं, तो ऐसे भी करा जा सकता है। और अगर आप चाहें कि पहले मैं R2 और R3 को ऐड करूं तो वैसे भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे करा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा मैं इसमें क्या करता हूं कि R1 में से R2 प्लस R3 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। अब क्या होगा, LHS है, तो चेंज इज गोइंग टू हैपन ओनली इन रो 1। बाकी की दोनों रोज बिल्कुल सेम रहेगी, R2 और R3 में कोई चेंज नहीं है। चेंज तो सिर्फ इसमें है R1 में, क्योंकि मैं R1 में प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, तो R1 में ही चेंज होगा बस। ठीक है, देखिएगा हमारा R2 और R3 बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो देखिए ये हो गया B, इसका R2 का अगला एलिमेंट हो गया बेटा C प्लस ए, और अगला एलिमेंट हो गया यहाँ पर B। R3 के एलिमेंट्स हो गए C और A प्लस B। अब R1 में से R2 प्लस R3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो R1 का पहला एलिमेंट देखो B प्लस सी, R2 प्लस R3 क्या हो जाएगा B प्लस सी। B प्लस सी में से B प्लस सी को सब्ट्रैक्ट करा तो क्या हो गया जीरो।
0 आ गया। अब ए में से सी प्लस ए और सी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, तो इधर देखिए ए माइनस सी प्लस ए प्लस सी, तो a माइनस टू सी माइनस ए प्लस ए कट गया, क्या बचा माइनस टू सी। बेटा यहां मैं लिख दूंगा माइनस टू सी। फिर a में से b और a प्लस बी इन दोनों के एडिशन को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, तो a माइनस टू बी माइनस ए, तो क्या बचा केवल माइनस टू बी। ये हो गया। अब इसके बाद कुछ ऐसा करना है कि ये जीरो तो ना बिगड़े, ये जीरो तो एज इट इज रहे, बाकी कहीं पर भी कोई भी एलिमेंट जीरो बन गया। देखो अब मैं इन दोनों को अगर जीरो बनाने की कोशिश करूं तो जीरो नहीं बन रहा है, कहीं पर भी नहीं बन रहा है। बी में से सी को सब्ट्रैक्ट करो या सी में से बी को सब्ट्रैक्ट करो या किसी को ऐड करो, नहीं बन रहा है। उसके अलावा उसके अलावा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने पर भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करने पर भी कुछ नहीं, क्योंकि अगर कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस कर दें। कॉलम 2 में से कॉलम 1, उससे क्या फर्क पड़ेगा। देखो मान लो मैं कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस कर रहा हूं, तो माइनस टू सी और माइनस जीरो करूंगा ना। हाँ कॉलम 2 में से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस टू सी में से जीरो सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस टू सी बचा, इधर बच जाएगा सी प्लस ए माइनस बी, लेकिन ये एलिमेंट जीरो बन जाएगा। सही कह रहे हो, कर सकते हैं। ठीक है, मैं इधर लगाता हूँ अप्लाई, अप्लाई। सो हाँ जी बोलो। अगर कॉलम ठीक है 3 में से कॉलम 1 ठीक को है सर, सब्ट्रैक्ट करें तो भी बात बन जाएगी, ये बी वाला एलिमेंट ये वाला एलिमेंट जीरो बन जाएगा। ओके। ठीक है, तो कर सकते हो आप, लेकिन उसके अलावा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मतलब मेरा जो असली फायदा होगा वो तब होगा कि जब मेरा किसी एक, मान लो इस रो में ही कोई दो एलिमेंट जीरो बन जाए या इस कॉलम में कोई दो एलिमेंट जीरो बन जाए, तब तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं होता है तो चलिए हम फिर ऐसे ही एक्सपेंड कर देंगे। देखो मैं ये कहता हूँ अप्लाई C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1, C2 में से C1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो C2 में चेंज होगा बस, C1 तो एज इट इज रहेगा, तो लिखो 0 B और C। माइनस टू सी माइनस जीरो कितना बचेगा, माइनस टू सी ही बचेगा। सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी, सी माइनस सी कितना हो गया 0। माइनस टू बी माइनस, अच्छा इसमें से तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर करा जाए ये भी हो सकता है, चलिए खैर हमने लिखा माइनस टू बी बी और ए प्लस बी। ठीक है, अच्छा अगर मान लो मैं ऐसे करूं कि C3 में से C1 को सब्ट्रैक्ट करूं तो भी B माइनस बी ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, है ना, तो भी एक एलिमेंट और जीरो बन रहा है यहाँ पर। चलिए ये भी करा जा सकता है, इस तरफ कर रहा हूँ। इनमें प्रॉपर्टीज में किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम आए प्लीज बीच में रोक देना मुझे, मैं बता दूंगा दोबारा। अब मैं करूंगा अप्लाई C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C1, C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C1, यानी कि C3 में चेंज हो रहा है, C1 और C2 ये बिल्कुल सेम रहेंगे। तो C1 है 0 BC 0 BC, C2 है माइनस टू C प्लस ए माइनस बी और 0, फिर माइनस टू बी माइनस 0 कितना हो जाएगा माइनस टू बी, बी माइनस बी कितना हो जाएगा 0, ए प्लस बी माइनस सी। ये हो गया। इसके बाद देखते हैं, अब कुछ और ऑप्शन बचा नहीं है, एक दो तीन, तीन एलिमेंट जीरो हो गए,
अब मैं एक्सपैंड कर दूंगा इसको सीधा सीधा, एक्सपैंड इट अराउंड कॉलम वन के अराउंड मैं इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ। कॉलम वन के अराउंड एक्सपैंड कर रहे हैं, तो ये वाला एलिमेंट होता है प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का। तो प्लस का 0 और 0 के आगे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये तो एज इट इज हो गया। माइनस का b, तो अब b वाला आपने रो छोड़ दिया और b वाला कॉलम छोड़ दिया, b वाला रो छोड़ दिया और कॉलम छोड़ दिया, तो क्या बचा? -2c माइनस 2b, -2c माइनस 2b, 0 और a प्लस बी माइनस सी, 0 और a प्लस बी माइनस सी, ये हो गया। फिर अगला एलिमेंट है प्लस का c, प्लस का c, तो इसका रो छोड़ दिया और इसका कॉलम छोड़ दिया, तो -2c माइनस 2b, -2c माइनस 2b, c प्लस a माइनस b और 0, c प्लस a माइनस b और 0, ये हो गया। अब एक्सपैंड करिए, तो ये पहला एलिमेंट तो 0, इसको तो हटाओ, तो माइनस बी एज इट इज, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस ही होगा, माइनस दिस इंटू दिस करेंगे तो ये तो 0 ही हो गया, तो ये हो गया -2c इंटू a प्लस बी माइनस सी, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हो गया 0। ठीक है ना, इसमें से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 आ गया सीधा सीधा। फिर अगला एलिमेंट है प्लस का c, इसमें दिस इंटू दिस, तो ये तो हो गया 0, माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस -2b इंटू सी प्लस a माइनस बी, तो माइनस बी मल्टीप्लाई करेंगे, -2c इंटू a कितना हो गया, -2ac, -2c इंटू b कितना हो गया, -2bc, -2c इंटू माइनस सी, ये हो गया प्लस का 2c स्क्वायर। चलिए एक काम तो इतना हुआ, उसके बाद ये तो माइनस बी वाला हुआ ब्रैकेट, अब ये प्लस सी वाला ब्रैकेट, प्लस सी, माइनस माइनस प्लस का 2b हो गया है, तो प्लस का 2b इंटू सी हो गया 2bc, प्लस का 2b इंटू ए हो गया प्लस का 2ab, और प्लस का 2b इंटू माइनस बी, ये हो जाएगा -2b स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसे एक्सपैंड करना शुरू करो, तो -b इंटू -2ac, ये हो जाएगा प्लस का 2abc, प्लस का 2abc, माइनस b इंटू माइनस का 2bc, ये हो जाएगा प्लस का 2b स्क्वायर सी, प्लस का 2b स्क्वायर सी, माइनस b इंटू प्लस का 2c, तो -2bc स्क्वायर, फिर प्लस का c इंटू 2bc, तो ये 2bc स्क्वायर, वो भी प्लस का, फिर प्लस का c इंटू प्लस का 2ab, तो ये हो गया प्लस का 2abc, प्लस का c इंटू माइनस का 2b स्क्वायर, तो -2b स्क्वायर सी, -2b स्क्वायर सी प्लस 2b स्क्वायर सी कट गया, -2bc स्क्वायर प्लस 2bc स्क्वायर कट गया, 2abc प्लस 2abc कितना हो गया, 4abc इज इक्वल टू RHS। यही मुझे प्रूव करना था, बताइए क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभिनव, अक्षत, अनुवा, हर्ष, आर्यन, Yes, Yes, sir. sir. Yes. ठीक है, अस्मी, दृष्टि, एकांश, हर्षित, कनिष्का, Yes, sir. Yes, sir. मन्नत, प्रबल, श्रुति, वंशिका, सभी को Yes, क्लियर है? sir. ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। ये हुआ हमारा एग्जांपल नंबर 14। इसके बाद एग्जांपल नंबर 15 देखते हैं। इन्होंने बोला एग्जांपल नंबर 15 में इफ x y z आर डिफरेंट एंड डिटरमिनेंट इज इक्वल टू
तो एग्जांपल नंबर 15 में देखिएगा, दे क्या रखा है इन्होंने, गिवन डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू दे रखी है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस वाई क्यूब और 1 प्लस जेड क्यूब। इसकी वैल्यू ना, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इन्होंने जीरो दे रखी है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, पूरे की वैल्यू इसकी जीरो दे रखी है इन्होंने। देन शो दैट show that 1 plus xyz is equal to 0, 1 plus xyz is equal to 0। मुझे ये वाली चीज जो है ये प्रूव करनी है। अब देखिएगा कैसे करेंगे इसको। हम ये जानते हैं कि अगर हमको कभी भी कोई भी डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या कोई एक कॉलम में कुछ ऐसे एडिशन वाले टर्म्स दे रखे होते हैं, जैसे 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस वाई क्यूब, 1 प्लस जेड क्यूब, ये दे रखा है, तो इसको मैं स्प्लिट करके अलग अलग लिख सकता हूँ। देखिए कैसे। डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, और 1 1 1, ठीक है, प्लस मैं क्या स्प्लिट करना चाहता हूं, मैं इसमें केवल और केवल कॉलम 3 को स्प्लिट कर रहा हूं, तो कॉलम 1 और कॉलम 2 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों सेम रहने वाले हैं। मतलब एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इज इक्वल टू 0। पहले एक डिटर्मिनेंट दे रखा था कि ये एक डिटर्मिनेंट अकेला 0 के इक्वल है। अब मुझे क्या दे रखा है, एक डिटर्मिनेंट अकेला 0 के इक्वल है। अब मुझे ये दे रखा है कि ये वाला जो कॉलम है, कॉलम 3, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, तो यानी कि दिस डिटर्मिनेंट इज ब्रोकन अप इनटू एडिशन ऑफ टू डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स। क्या हो गया, आप देखो, पहला और दूसरा कॉलम मैंने यहां भी सेम रखा, यहां भी सेम रखा, जो तीसरा कॉलम है उसको स्प्लिट कर दिया, यहाँ पर पहला पहला टर्म 1 1 1, यहाँ पर दूसरा दूसरा टर्म एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। समझ गए, प्रॉपर्टी है ये भी एक। और इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है आपको कि आप मेंशन करो, पूरी प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट लिखो। समझ गए इतना? Yes, यस sir. सर। ठीक है, चलिए जी आगे देखता हूँ फिर मैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, वन है, हाँ, मैं एक काम करूंगा कि ये जो पहला वाला डिटर्मिनेंट है, इसमें मैं कॉलम 3 और कॉलम 2 की पोजीशन को इंटरचेंज कर रहा हूँ। कुछ सोच कर रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा कैसे। यहां लिख रहा हूं मैं, इसको मैंने बोल दिया डेल्टा 1, ब्रैकेट में लिख दीजिए बेटा से, और ये वाला जो डिटर्मिनेंट है इसको मैंने बोल दिया डेल्टा 2, ब्रैकेट में लिख दीजिए से, कि ये मैंने दोनों को अलग अलग नाम दे दिया है ना। बाकी दोनों का एडिशन है डेल्टा के ही इक्वल, एंड विच इज फर्दर इक्वल टू 0, जो दे रखा है मेरे को कि 0 के बराबर है। मैं यहां लिखूंगा अप्लाई C2 इंटरचेंज विद C3। तो इंटरचेंज के लिए डबल साइडेड एरो लगाते हैं, C2 interchange with C3 in डेल्टा 1। डेल्टा 1 डिटर्मिनेंट में मैंने C2 और C3 को, इन दोनों को मैंने इंटरचेंज कर दिया, एंड टेक x कॉमन
फ्रॉम R1 कॉमा y कॉमन फ्रॉम R2 and z common from R3 of delta 2। जो डिटर्मिनेंट 2 है इसमें आपने पहले कॉलम पहले रो में आपको इधर x x स्क्वायर और x क्यूब दिखाई दे रहा है, आप थ्रू आउट में से x कॉमन ले सकते हो। दूसरा वाला जो रो है इसमें y स्क्वायर और y क्यूब दिख रहा है, यहाँ से y कॉमन लिया जा सकता है। तीसरे वाले रो में से z कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो आपको बताया था कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ, लेकिन जैसे मैट्रिक्स में लेते थे ना कि सारे एलिमेंट्स में से कॉमन ले लेते थे, वो नहीं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से भी कॉमन लिया जा सकता है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है। तो पहले तो इंतजाम इसका करते हैं डिटरमिनेंट 1 का कि C2 और C3 को इंटरचेंज कर दिया। तो ये डेल्टा क्या हो गया, जब मैं कोई भी एक रो को दूसरे रो से या कोई भी एक कॉलम को दूसरे कॉलम से इंटरचेंज करता हूं तो साइन चेंज हो जाता है डिटरमिनेंट का। तो बेटा बाहर आ गया माइनस C1, तो यही है x y z। चेंज क्या हो रहा है C2 और C3, तो 1 1 1 तो यहाँ लिख दो 1 1 1 और x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर यहाँ लिख दो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये यहाँ लिख दिया। यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ से y लिया, यहाँ से z लिया, तो क्या मिल गया मुझे x y z। अब देखो पहले में से x ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा x और यहाँ बचा x स्क्वायर, 1 x और x स्क्वायर। ऐसे यहाँ बचा 1, यहाँ बचा y और यहाँ बचा y स्क्वायर, 1 y और y स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर 1, यहाँ पर z और यहाँ पर z स्क्वायर। बेटा समझ में आ रहा है सभी को? सर हमने माइनस क्यों कॉमन लिया फर्स्ट डिटर्मिनेंट में? मैंने माइनस ना कॉमन नहीं लिया है, हमने क्या करा, हमने कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर दिया। जब हम कोई भी दो कॉलम्स या कोई भी दो रो को इंटरचेंज करते हैं तो बाहर माइनस का साइन आ जाता है, डिटरमिनेंट का साइन बदल जाता है, ठीक है? ओके सर। है ना, मैंने माइनस कॉमन नहीं लिया इसमें क्योंकि ये प्रॉपर्टी यूज करिए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो यहाँ ये वाला तो समझ में आ गया होगा सभी को, ये सभी को क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब आप देखिएगा कि अब मैं कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो जब कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज करूंगा तो बाहर एक और माइनस साइन आ जाएगा और वो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो अब मुझे ये वाला जो डिटरमिनेंट है इसमें कुछ नहीं करना, मैं यहां लिखूंगा कि अप्लाई C1 इंटरचेंज विद C2 इन डिटरमिनेंट 1 डेल्टा 1। इसमें मैंने C1 और C2 को इंटरचेंज कर दिया। अब नेक्स्ट मैं इस तरफ कर रहा हूं लास्ट में। देखिएगा जब इनको इंटरचेंज करेंगे तो पहली पोजीशन पर 1 1 1 और दूसरे कॉलम पर x y z और बाहर एक और माइनस आ जाएगा। डेल्टा इज इक्वल टू एक माइनस पहले से था, एक माइनस और आ गया 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये हो गया। और उसके बाद अगला वाला इसको मैंने नहीं छेड़ा, ये एज इट इज प्लस का एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ये एक जो इक्वेशन मेरे पास बनी है यहाँ पर एक डिटरमिनेंट, ये देखो ये बिल्कुल सेम है, ये वाला डिटरमिनेंट बिल्कुल सेम है। मैं क्या कर सकता हूँ कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम आ रही है तो इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ। मैं ये लिखूंगा, मैंने डिटरमिनेंट 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इस डिटरमिनेंट को यहां से कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा, केवल 1।
1 प्लस दूसरे वाले वैल्यू में से डिटरमिनेंट को कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। बेटा समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक sir. है Yes, sir. ठीक है। अब जब Yes, दो sir. टर्म्स, हाँ जी, अब जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं तो आइदर दिस टर्म बिकम्स इक्वल टू 0 और दिस टर्म बिकम्स इक्वल टू 0। दोनों में से कोई एक टर्म 0 होती है। मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे ये प्रूव करना है कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। तो आइदर दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया प्रूफ। क्या बोलेंगे अब? इट इम्प्लाइज दैट फॉर डेल्टा टू बी इक्वल टू 0, ये डेल्टा है ना, डेल्टा अगर 0 के बराबर होगा तो डेल्टा जब 0 के बराबर होगा तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो हम कह सकते हैं 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, यही प्रूव करना था। बताइए जी समझ गए कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. sir. सभी बच्चों को क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? No, sir. ठीक है। और इसमें एक चीज और इसमें इन्होंने समझाई है, वो देखिएगा क्या है कि ये वाला हमने सीधा सीधा लिख तो दिया 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, लेकिन हम ये कहते हैं कि जब कोई दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर होता है, तो जैसे फर्स्ट टर्म है या सेकंड टर्म है, तो मैं ये कहूंगा कि या तो फर्स्ट टर्म 0 के बराबर होगा या सेकंड टर्म 0 के बराबर होगा। तो मैंने कैसे कह दिया कि सिर्फ सेकंड टर्म ही 0 के बराबर होगा। 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, इसमें एक काम और कर लो, या फिर लिखो, इसको ऐसे लिखो आप 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 और 1 1 1 एक्स वाई जेड एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। एग्जैक्टली अगर मैं प्रूव करना चाहूं कि सिर्फ यही 0 होगा, ये 0 नहीं होगा, तो जरा इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। देखिए 1 मिनट में हो जाएगा ये एक्सपैंड, क्योंकि यहाँ पर मुझे पहला कॉलम दिखाई दे रहा है, इसमें 1 1 1 है, तो ऑब्वियसली इसमें मैं दो एलिमेंट्स को 0 बना सकता हूँ। देखो कैसे करेंगे, अप्लाई, यहाँ लिखो 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहाँ लिखिएगा अप्लाई R2 is equal to R2 minus R1 and R3 is equal to R3 minus R1। जब किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में कोई तीन एलिमेंट सेम होते हैं तो एक को फिक्स कर देते हैं और बाकी दोनों में ऑपरेशन लगाते हैं, दोनों में प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो मैंने इस R1 को फिक्स कर दिया, R2 माइनस R1 करूंगा तो 1 माइनस 1 ये एलिमेंट 0 बन जाएगा, R3 माइनस R1 करूंगा तो ये एलिमेंट 0 बन जाएगा। मतलब मैंने R1 को फिक्स कर दिया, R2 माइनस R1 कर रहा हूँ और R3 माइनस R1 कर रहा हूँ, ताकि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कोई दो एलिमेंट 0 बन जाए। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, देखो चेंज R2 और R3 में हो रहा है, तो R1 विल रिमेन द सेम 1 x x स्क्वायर 1 माइनस 1 0 y माइनस x y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस 1 0 z माइनस x z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सर ये करने की जरूरत है, वैसे वही नहीं छोड़ सकते। ये कर देना तो ज्यादा प्रिसाइज रहेगा, वैसे तो वहां तक हो गया था, पर फिर भी ये कर देना, ये करना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमारे पास आप ये देखो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ना x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 0 के बराबर आता है, तो मैं बोलता हूँ आइदर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मैं कहता हूँ कि x 1 भी हो सकता है और x की वैल्यू 3 भी हो सकती है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर ये वाला टर्म, ये डिटरमिनेंट और ये टर्म, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहे हैं, तो मैं कहूंगा ये डिटरमिनेंट भी 0 हो सकता है और ये वाला टर्म भी 0 हो सकता है, लेकिन मुझे प्रूव करना है कि नहीं केवल यही 0 होगा, ये 0 नहीं होगा।
तो ये चीज प्रूव करने के लिए इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना जरूरी है। अभी समझ जाओ, बस 2 मिनट में हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं। देखो अब मेरे को ये कॉलम 1 में दिखाई दे गया कि 2 एलिमेंट 0 हो गए। एक्सपैंड कर देंगे, एक्सपैंड इट अलोंग कॉलम 1। तो बेटा ये वाला इसका साइन होता है प्लस, इसका साइन होता है माइनस, इसका साइन होता है माइनस। तो +1 ले लेंगे, +1। ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये वाला रो छोड़ दो, y माइनस एक्स इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या पहले डिटरमिनेंट में लिखो y माइनस एक्स, इधर y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर z माइनस एक्स, और इधर z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डिटरमिनेंट क्लोज, this into this minus this into this y minus x into z square minus x square minus y square minus x square into z minus x। यहां क्या करेंगे, इसको इस तरफ कर रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, तो एक स्टेप और बढ़ाकर एक्सपैंड करके दिखा रहा हूं। देखिए जैसे ये y माइनस एक्स है, इसको तो y माइनस एक्स ही रहने दो। और जैसे ये z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो z प्लस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको बोलेंगे y प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स, और क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, z माइनस एक्स। तो ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो y माइनस एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, ये कॉमन निकाल लो। z माइनस एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये कॉमन निकाल लो। y माइनस एक्स निकाल लिया, z माइनस एक्स निकाल लिया। बेटा यहाँ क्या बचा, z प्लस एक्स माइनस y माइनस एक्स निकाल लिया, z माइनस एक्स निकाल लिया, यहाँ क्या बचा, y प्लस एक्स। अब y माइनस एक्स थोड़ा सा सिमेट्रिकल लगेगा, माइनस कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा माइनस का x माइनस वाई, ये बन जाएगा z माइनस एक्स। ये ऐसी चीज छोड़ा, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया, तो माइनस यहाँ लिख लिया। यहाँ देखो ब्रैकेट में क्या हो रहा है, z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, ये है z माइनस वाई, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो गया x माइनस वाई, यहाँ z माइनस वाई बना, माइनस कॉमन लिया तो ये y माइनस z बन गया, इसको यहाँ लिख लो y माइनस z, और इसको लिख लो z माइनस एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया कि ये जो डिटरमिनेंट है, इसको सॉल्व करके ये पूरी वैल्यू आ गई। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब हम ये कहते हैं और x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इन वैल्यूज को 0 के बराबर होने के लिए या तो ये ब्रैकेट 0 के बराबर हो जाए, या ये हो जाए, या ये हो जाए। आइदर x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और y माइनस जेड इज इक्वल टू 0 और z माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। मेरी ये बात यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गई हो तो मैं आगे बढ़ूं, कहीं पर कोई डाउट हो तो बताओ, मैं रुक जाता हूँ, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। क्लियर है हाँ जी बोलो। सर, क्लियर है। क्लियर है बेटा, बाकी बच्चे बताइए। हर्षित समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, एकांश, दृष्टि, मन्नत, यस सर। वंशिका, कनिष्का, श्रुति, प्रबल। यस यस सर। सर। ठीक है, अब जरा देखिएगा इसमें ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि या तो ये 0 के बराबर होगा, या ये 0 के बराबर होगा, या ये 0 के बराबर होगा। एक स्टेप और बढ़िए आगे, जब x y माइनस वाई अगर 0 के बराबर होगा तो मैं क्या बोलूंगा, आइदर x इज इक्वल टू वाई, भाई माइनस वाई को इधर लेगा तो x इज इक्वल टू वाई, और
y is equal to z or z is equal to x. None of these statements can hold true because it is given that क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट देखिए x, y and z are different. Therefore, only 1 plus x, y, z is equal to 0. समझ गए? x is equal to y, y is equal to z, z is equal to x. ये होना चाहिए, इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए, तब ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट 0 के बराबर हो जाएगा। और आप देखें इसमें एग्जांपल नंबर 15 में सबसे पहली लाइन जो है वो यही दे रखी है, इफ x, y, z आर डिफरेंट, इट इज गिवन दैट x, y and z आर डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब ये है कि x, y के, y, z के या z, x के इक्वल हो ही नहीं सकता, तीनों बिल्कुल अलग अलग टर्म्स हैं। समझ गए कि नहीं? सभी बच्चों को ये Yes, समझ में sir. आ गया? Yes, sir. तो ये Yes, चीज sir. खाली बेहद जरूरी थी इस क्वेश्चन में। हमने देखा कि ये और ये इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर आ गया, तो आइदर दिस कैन बी इक्वल टू 0 और दिस डिटरमिनेंट कैन बी इक्वल टू 0। अब मैंने डिटरमिनेंट को पूरे को सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद मेरे पास तीन टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन आ गया। डिटरमिनेंट को सॉल्व करके क्या आ गया, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये आ गया। इनको जब ये तीन फैक्टर्स आ गए, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके ये तीन फैक्टर्स आ गए, तो 0 होने के लिए या तो ये 0 के बराबर हो, या ये 0 के बराबर हो, या ये 0 के बराबर हो। अगर x माइनस वाई 0 के बराबर है तो x इज इक्वल टू वाई, अगर y माइनस जेड 0 के बराबर है तो y इज इक्वल टू z, और अगर z माइनस x 0 के बराबर है तो z इज इक्वल टू x। तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकती, बिकॉज इट इज गिवन दैट x, y एंड z आर डिफरेंट। ये तीनों डिफरेंट है, तीनों इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो चले आगे। Yes, sir. ठीक है जी, अगला Yes, देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 है। एग्जाम्पल नंबर 16 है, शो दैट show that डिटरमिनेंट दे रखा है 1 प्लस ए, 1 प्लस ए, 1 1, दूसरा कॉलम 1 1 प्लस बी, 1 1 प्लस बी 1, तीसरा कॉलम 1 1 1 प्लस सी, 1 1 1 प्लस सी इज इक्वल टू एबीसी। ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। या तो ये प्रूव कर दो या फिर प्रूव कर दीजिए एबीसी प्लस बीसी प्लस सी ए प्लस ए बी, या ये प्रूव कर दो। ठीक है, दोनों में से कुछ भी प्रूव कर दीजिए, चलेगा। अब आप ये देखो, अगर मैं इस वाले टर्म को देखता हूँ ना, तो यहाँ से मुझे ये समझ में आता है कि अगर मैं इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने चलूंगा तो मुझे 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी ये टर्म चाहिए। अभी 1 अपॉन ए कैसे आएगा? 1 अपॉन ए तब आएगा जब 1 को ए से मैं डिवाइड कर दूं, तो 1 अपॉन ए आ जाएगा। 1 को ए से डिवाइड कर दें या तभी तो 1 अपॉन ए आएगा।
जैसे 8 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 8/4 आता है, तो 1 को a से डिवाइड करेंगे तभी तो 1/a आएगा। तो 1/a लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लो आपका ये पहला कॉलम नजर आता है या ये पहला रो नजर आता है, इन दोनों में से किसी भी, चाहे पहले रो में से चाहे पहले कॉलम में से आप a कॉमन निकाल लीजिए। जब a कॉमन निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जैसे a है, ये वाला टर्म, इसमें से a को कॉमन लिया तो 1 बचेगा, लेकिन 1 में से a को कॉमन लिया तो 1/a बचेगा। कॉमन लेने का मतलब ही डिवाइड करना होता है, समझ रहे हैं? अगर मान लो मेरे पास कहीं पर ये लिखा हुआ है 2x + 8 और कोई बोलता है कि इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो हमने 2 जो कॉमन लिया इसका मतलब है कि मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ दोनों टर्म्स को, तो 2x को भी 2 से डिवाइड करा और 8 को भी 2 से डिवाइड करा। 2 से 2 कट गया और 2 4 जा 8, तो ये हो गया 2 × x + 4। हमें तो प्रैक्टिस हो रखी है ना, ऐसी नॉर्मल प्रैक्टिस हो रखी है कि 2x + 8 है, 2 कॉमन लिया तो अंदर x + 4 बचा, ठीक है? लेकिन कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, और मुझे 1/a 1/b 1/c चाहिए, तो 1 के नीचे अपॉन में a आना चाहिए, ऐसे ही 1 के नीचे अपॉन में b भी आना चाहिए, 1 के नीचे अपॉन में c भी आना चाहिए। तो इस फंडे को दिमाग में रखते हुए कि 1/a चाहिए तो a कॉमन लेना ही पड़ेगा, तो इस फंडे को दिमाग में रखते हुए मैं ये LHS वाला सॉल्व करूंगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. बेटा बाकी Yes, बच्चों sir. को भी क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. चलिए जी। तो अब मैं इसमें करता हूं, देखिए हम ये कहेंगे LHS और इसमें ये बोलेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है, टेकिंग a कॉमन फ्रॉम R1, b कॉमन फ्रॉम R2, c कॉमन फ्रॉम R3। ठीक है, ABC कॉमन लेने का मतलब ये है कि मुझे जो बाहर ABC चाहिए मुझे वो भी मिल जाएगा। तो देखो जो भी मेरे पास डिटरमिनेंट होता है उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कोई भी मैट्रिक्स होती थी तो मैट्रिक्स को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते थे, उसी तरह से डिटरमिनेंट को डेल्टा, एक छोटे से ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक छोटा सा ट्रायंगल बना लिया जिसको डेल्टा बोलते हैं हम। पहली रो में से A कॉमन निकाल लिया, दूसरी रो में से B कॉमन निकाल लिया, तीसरी रो में से C कॉमन निकाल लिया, तो ABC आ गया कॉमन। पहली रो में से A कॉमन निकाला है तो पहली रो के हर एलिमेंट को A से डिवाइड करते चले जाओ, जो चीज कॉमन निकालते हैं उसी टर्म से डिवाइड कर देते हैं सारे एलिमेंट्स को। तो 1 को A से डिवाइड करेंगे तो बेटा ये बन गया 1/a, A को A से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 1, 1 को A से डिवाइड करेंगे तो 1/a, 1 को A से डिवाइड करेंगे तो 1/a, डिटरमिनेंट क्लोज। फिर यहाँ पर 1 को B से डिवाइड करेंगे तो 1/b, 1 को B से डिवाइड करेंगे तो 1/b, b को B से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को B से डिवाइड करेंगे तो 1/b, 1 को C से डिवाइड करेंगे 1/c, 1 को C से डिवाइड करेंगे 1/c, 1 को C से डिवाइड करेंगे 1/c प्लस C को C से डिवाइड करेंगे तो 1। अब एक बड़ा अच्छा पैटर्न नजर आता है कि अगर मैं ये कॉलम 1 कॉलम मतलब ये वाला इन तीनों टर्म्स को ऐड कर दूं तो 1 + 1/a + 1/b + 1/c ये पूरी टर्म मिल जाएगी। यहाँ पर भी ऐड कर दूं तो 1 + 1/a + 1/b + 1/c, इन तीनों को ऐड करूं तो भी ये टर्म मिल जाएगी, इन तीनों को ऐड करूं तो भी ये टर्म मिल जाएगी। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. समझ गए? ठीक है, तो ये तीनों टर्म्स कैसे ऐड होंगी? आप R1, R2 और R3 तीनों रोज को ऐड कर दो बस। करिएगा यहाँ पर अप्लाई R1 = R1 + R2 + R3, मतलब R1 की जगह पर इन तीनों का एडिशन लिख दो। तो डिटरमिनेंट हो गया ABC, तो ये हो गया इन तीनों का एडिशन, दिस प्लस दिस प्लस दिस। कहाँ लिखो? R1 की जगह पर लिख दो
1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। ऐसे ही यहाँ पर भी 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। ऐसे ही यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन ए वन प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। बेटा थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। ठीक है। और जो रो 2 है और जो रो 3 है ये दोनों सेम रहेंगे। 1 अपॉन बी 1 अपॉन बी प्लस 1 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी प्लस 1। ये हमारा डिटरमिनेंट क्लोज हो गया। अब पहली वाली रो में से ये पूरा टर्म कॉमन निकाल लो। टेक 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी कॉमन फ्रॉम रो 1। रो 1 में से इसको कॉमन निकालिए। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू एबीसी 1 प्लस ए 1 अपॉन ए 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी कॉमन आ गया। डिटरमिनेंट में बचता है 1 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी। यहाँ क्या बचेगा 1 1 अपॉन बी प्लस 1 1 अपॉन सी। यहाँ क्या बचेगा 1 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी प्लस 1। अब क्या करना है, ये पहली जो रो है इसमें मुझे ये 1 1 1 दिखाई दे रहा है, तो पहला वाला एलिमेंट को फिक्स करके दिस माइनस दिस करोगे तो ये 0, दिस माइनस दिस करोगे तो ये 0। तो अप्लाई C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1, C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C1। समझ रहे हैं? अप्लाई C2 is equal to C2 minus C1 and C3 is equal to C3 minus C1। किसी भी रो में किसी भी कॉलम में अगर तीनों के तीनों एलिमेंट सेम मिल जाते हैं तो एक एलिमेंट को फिक्स करके और जिस एलिमेंट को फिक्स करते हैं उसको यूज करते हुए बाकी दोनों एलिमेंट्स को जीरो बना देते हैं। तो मैंने कॉलम 1 को फिक्स कर दिया और कॉलम 2 वाला जो ये है C2 माइनस C1 करूंगा तो ये 0, C3 माइनस C1 करूंगा तो ये 0। देखिए अब क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ABC ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। अब क्या करेंगे, ये कॉलम 1 तो फिक्स रखा 1 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी, ये तो फिक्स रख दिया हमने। 1 माइनस 1 0, 1 अपॉन बी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन बी तो क्या बचेगा केवल 1, 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन सी 0, 1 माइनस 1 0, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन बी 0, 1 अपॉन सी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन सी, तो ये क्या बचा केवल 1। बेटा क्लियर है सबको ये जो डिटरमिनेंट आया? यस सर। और दिखाई दे रहा है नीचे तक सभी को दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। अक्षत क्लियर है? अक्षत क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। दृष्टि, आदित्य, अभिनव, आर्यन, आर्यन त्यागी बताओ क्लियर है क्लियर? सर। यस सर क्लियर है, बोल दिया। चलिए जी चलिए ओके। अब देखिएगा, अब इसमें मैं ये करूंगा कि जब मुझे ये दिखाई दे गया तो मैं कहूंगा अप्लाई एक्सपैंडेड अलोंग रो 1। expand it along रो 1। तो रो 1 के अलोंग एक्सपैंड करूंगा तो ये वाला एलिमेंट प्लस का, ये वाला एलिमेंट माइनस का, ये वाला एलिमेंट माइनस का। तो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ABC ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C। और सबसे पहला एलिमेंट है प्लस का 1, इसको छोड़ो इसको छोड़ो, मल्टीप्लाई बाई प्लस 1, ये वाला रो छोड़ो ये वाला कॉलम छोड़ो, 1 0 0 1 1 0 0 1। और क्या ये आगे वाले 0 0 मुझे लेने की जरूरत है? अगर मैं ले भी लूंगा तो भी वो 0 तो मल्टीप्लाई होकर किसी भी डिटरमिनेंट में उसको 0 ही बना देगा। ठीक है, तो सिर्फ ये बचा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 into 1 1, 0 into 0 0, तो 1 minus 0
1 ही हो जाएगा बस। तो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ABC into 1 plus 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C into 1। बताइए जी, क्लियर है इतना? Yes, Sir? sir. हाँ जी, Yes, बोलो। sir. सर मतलब आइडेंटिटी में हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 होगा। हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स इसीलिए बोलते हैं, यूनिट का मतलब 1, मतलब उसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है। ठीक है, ठीक है जी। और अगर आप चाहें तो ये हमको इसके बराबर प्रूव करना था या इसके बराबर प्रूव करना था, ये भी हो जाएगा। आप अगर इसका एलसीएम ले लोगे ना तो ये डिनोमिनेटर में एबीसी आ जाएगा, एबीसी से एबीसी कट जाएगा, ये वाला टर्म एबीसी, ये वाला टर्म बीसी, ये वाला टर्म एसी और ये वाला टर्म एबी हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। यहां तक भी कर दिया तो सफिशिएंट है। बताइए जी, क्लियर? यस सर। ठीक है, एकांश समझ गए? यस सर। अनुभा, ऐश्वर्या, क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है, अब एक्सरसाइज 4.2 जो है, एक्सरसाइज 4.2 को मुझे मालूम है इसमें देखिए टोटल 16 क्वेश्चंस हैं। मैं जानता हूँ इसमें से आपसे हो सकता है 5-6 क्वेश्चंस ऐसे हों जो ना हो, लेकिन ट्राई जरूर करना, सबके सब ट्राई करना है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हो जाएं वो बहुत बढ़िया बात है, जो नहीं होंगे वो आप मेरे को बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ। लेकिन कर लेना इसको ईमानदारी से, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स हो गया एक तो यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट्स वाला चैप्टर है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, और उस तरफ जो हमारा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है जो अभी मैंने करवाया नहीं। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो भी 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, यहाँ से भी 6 नंबर का आएगा और वहां पर भी 6 नंबर का आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स ही यूज करके करते हैं उसको, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन को। ठीक है, तो बेटा आज के लिए मैं इतना ही कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 4.2 आप लोग ट्राई करिए, जो भी क्वेश्चन नहीं होता है वो मेरे को बताना, मैं करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, Thank you, sir. थैंक यू चलिए सर। जी, थैंक ओके यू सर। थैंक यू सर। नमस्ते। ओके Thank you, sir. ओके।